प्रफुल्ल हाल ही में नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। खुद के कमाए पैसों से फ्लैट खरीद कर उसे अलग ही खुशी मिल रही थी। अपने फ्लैट के लिए प्रफुल्ल ने बढ़िया सी नेम प्लेट भी बनवाई थी। प्रफुल्ल उस नेम प्लेट को अपने दरवाजे पर लगा ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखता ही रह गया। उसकी वजह थी रागिनी। रागिनी दिखने में किसी अप्सरा जैसी दिखती थी। आंखों में नूर, चेहरे पर आते खुले बाल, सुर्ख लाल होठ और पानी में थिरकती मछली जैसा शरीर देखकर प्रफुल्ल के लिए वक्त थम सा गया था। तभी प्रफुल्ल के हाथों से छूटकर हथौड़ी नीचे उसके पैर पर गिर जाती है और वो मदहोशी से होश में आ जाता है। अरे आप ठीक हो ना? ध्यान से पकड़नी चाहिए थी ना हथौड़ी आपको। हाँ, मैं ठीक हूं। रागिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर प्रफुल्ल अपना दर्द भूल गया था। रागिनी सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। प्रफुल्ल ने उसे तब तक देखा जब तक वो उसे जाती दिखी। प्रफुल्ल शायद रागिनी को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा था। अब प्रफुल्ल दिन भर रागिनी के बारे में सोचता रहता। वो हर वक्त रागिनी के फ्लैट पर नजर रखता था ताकि रागिनी की बस एक झलक उसको दिख जाए। और जब जब रागिनी उसे दिखती थी उसकी आंखों में अलग ही चमक छा जाती थी। एक दिन जब प्रफुल्ल अपने फ्लैट में था तो उसे गिर जाने की आवाज सुनाई दी। प्रफुल्ल जब बाहर जाकर देखता है तो उसे रागिनी दिखाई देती है जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। ओ गॉड, मेरा पैर। तब प्रफुल्ल दौड़ते हुए रागिनी के पास जाता है। अरे क्या हुआ रागिनी जी, आप ठीक तो हैं? अच्छा हुआ तुम आ गए प्रफुल्ल। बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है मेरे पैर में मोच आ गई है। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं रागिनी जी, आप फिक्र मत करिए। आप मेरा सहारा लेकर धीरे धीरे उठिए और चलने की कोशिश करिए। आउच! प्रफुल्ल, चलना तो क्या, मैं अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही हूँ। एक काम करो, तो मुझे उठाकर अपने फ्लैट में ले चलो। अपने फ्लैट में? अरे यार, मेरे फ्लैट की चाबी मेरे पति के पास है और उन्हें आने में अभी वक्त लगेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रफुल्ल, प्लीज मुझे ले चलो। ये सुनकर प्रफुल्ल की आंखें चमक गई। उसे मानो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बिना वक्त जाया करे रागिनी को अपनी गोद में उठाया और अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। प्रफुल्ल ने इससे पहले कभी किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाया और यहाँ आज रागिनी उसकी गोद में थी। रागिनी की धीमी धीमी खुशबू, चेहरे पर आते बाल और रागिनी की आंखों को इतनी करीब से देखना प्रफुल्ल को सपने जैसा लग रहा था। प्रफुल्ल रागिनी को सीधा बेडरूम में ले गया। प्रफुल्ल ने रागिनी को बिस्तर पर बैठा दिया और उसके पैरों पर मलहम लगाना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल के छूते ही रागिनी के शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। वो प्रफुल्ल से थोड़ा और ऊपर तक मलहम लगाने को कहती है। प्रफुल्ल भी झिझक छोड़ देता है और अपने हाथों को रागिनी के जांघ तक ले जाता है। थैंक यू प्रफुल्ल, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम नहीं होते ना तो मैं सीढ़ियों पर ही बैठी रहती और कराहती रहती। अरे नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। आप बस ठीक रहिए। वैसे आपकी शादी हो चुकी है, मुझे लगा नहीं था। ओह, ऐसा क्यों? नहीं, बस यूं ही। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है। आजकल उनका बिजनेस बढ़ गया है ना, तो सुबह जल्दी चले जाते हैं और शाम को देर से आते हैं। तो दिन भर आप अकेली रहती हो? हाँ यार, मैं बोर हो जाती हूँ दिन भर। मैं भी दिन भर अकेला रहता हूँ। आप चाहे तो मेरे घर आ सकती हैं, आपका दिल बहल जाएगा। ओह, मेरा दिल बहल जाएगा या तुम्हारा? मतलब हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है हम दोनों का ही। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अब ठीक है मेरा पैर। रागिनी प्रफुल्ल के पास आती है और उसके गले लग के हल्के से बोलती है और रागिनी वहाँ से चली जाती है। प्रफुल्ल अभी भी उस लम्हे में है जब रागिनी ने उसे गले लगाया था। उसके पास से अभी भी रागिनी के इत्र की खुशबू आ रही थी। अब दोपहर को रागिनी प्रफुल्ल के फ्लैट में आने लगी। दोनों लोग ढेर सारी बातें करते थे, दोनों साथ खाना खाते थे और फिर से अपनी बातों का सिलसिला शुरू रखते थे। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के वो पल अब बातों बातों में कब निकल जाते हैं दोनों को ही नहीं पता चलता। एक दिन जब दोनों चेस खेल रहे थे तब प्रफुल्ल कहता है, अरे तुम तो बड़ी अच्छी चाल चलती हो, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। तभी रागिनी ने एक और चाल चल दी, चेक एंड मेट। ये तुमने कैसे किया? मैं प्यादे को मोहरा बनाती हूँ और फिर उससे राजा को भी मात देती हूँ। यही मेरी चाल है।
क्या बात है रागिनी, तुम्हारा तो जवाब नहीं। हर गुजरते लम्हे के साथ प्रफुल्ल को रागिनी की आदत होती जा रही थी। रागिनी के चले जाने पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। रागिनी की बोली, उसका सुंदर शरीर और वो धीमी धीमी खुशबू प्रफुल्ल की तरफ तड़प बढ़ा रही थी। तभी कुछ दिनों तक रागिनी उससे मिलने नहीं आई। प्रफुल्ल बिन पानी मछली जैसा तड़प रहा था। एक दिन डोर बेल बजती है और प्रफुल्ल खुशी से झूम जाता है। उसने दरवाजा खोला तो सामने रागिनी थी। प्रफुल्ल ने हिम्मत करते हुए रागिनी का हाथ पकड़ा और उसे कस के गले लगा लिया। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? पता भी है मैंने एक एक पल कैसे गुजारा था। तभी प्रफुल्ल की नजर रागिनी के चेहरे पर गई, जिस पे किसी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से रागिनी को मारा हो। रागिनी दरवाजा बंद करती है। प्रफुल्ल की नजर रागिनी की पीठ पर जाती है, जिस पे नीले निशान पड़े थे। लग रहा था कि किसी ने चाबुक से बहुत बेरहमी से मारा था। रागिनी, ये सब क्या है? ये किसने किया? रागिनी कुछ बोलती नहीं है, वो बस प्रफुल्ल के गले लगकर रोने लगती है। रागिनी प्लीज बोलो, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये सब मुकुल ने किया है। मुकुल? कौन मुकुल? मुकुल मेरा पति है। वो हर शाम पीकर आता है और मुझे चाबुक से मारता है। बहुत दर्द होता है मुझको। तो तुमने मुझे अभी तक ये सब क्यों नहीं बताया? न जाने कब से तुम ये दर्द सह रही हो। मुझे लगा था कि एक दिन उसकी हैवानियत कम हो जाएगी, पर नहीं, वो तो और बदतर होता जा रहा है। तंग आ गई हूँ मैं अब इस जिंदगी से। अब मुझे मौत ही इस दरिंदे से बचा सकती है। ऐसा मत कहो रागिनी, प्लीज। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं और उस हैवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे। नहीं नहीं, पुलिस नहीं। एक बार पहले भी मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी, पर उसने पैसे देकर पुलिस वालों को मेरे ही खिलाफ कार्रवाई करने को कह दिया। और मुकुल ने उस रात मुझे बहुत बुरी तरह मारा था, ताकि मैं दोबारा पुलिस के पास ना जाऊं। रागिनी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हें मुकुल से बचाएंगे। प्लीज तुम थोड़ी हिम्मत रख लो। प्रफुल्ल, मुकुल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मुकुल की मौत। ये बात सुनकर प्रफुल्ल घबरा जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये तुम क्या कह रही हो रागिनी? ऐसा मैं नहीं कर सकता। हाँ प्रफुल्ल, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नफरत है उस मुकुल से। मुकुल के बाद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मुझे सुकून देता है, और मैं ये सुकून ताउम्र चाहती हूँ। ये सुनकर प्रफुल्ल निशब्द रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। प्रफुल्ल, ज्यादा मत सोचो। हम दोनों पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। बस उससे पहले मुकुल को रास्ते से हटाना होगा। ये काम तुम करोगे ना प्रफुल्ल? बोलो प्रफुल्ल, करोगे ना ये काम? प्रफुल्ल चुप था। जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां से ना वो पीछे हट सकता था और ना आगे जा सकता था। देखो प्रफुल्ल, मेरे पास एक प्लान है। कल संडे है और मुकुल संडे को दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर देता है। जब वो नशे में होगा तभी तुम्हें उसका काम तमाम करना है और उसकी लाश को मेरे फ्रिज में रख देना है, और रात होते ही हम दोनों उसे जंगल में दफना देंगे। इतना कहकर रागिनी प्रफुल्ल को किस कर लेती है और प्रफुल्ल के गालों पर हाथ रखकर कहती है, सब आसानी से हो जाएगा प्रफुल्ल। अब बस तुम्हारी हाँ कहने की देर है। बोलो प्रफुल्ल, तुम करोगे ना? रागिनी मुझे मालूम है मुकुल ने जो किया है वो सरासर गलत है। उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर हम उसका मर्डर कर दें ये ठीक नहीं है रागिनी। अगर ये गलत है तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। इतना कहते ही रागिनी टेबल पर रखा चाकू उठाती है और अपनी नस काटने की कोशिश करती है। तभी प्रफुल्ल उसे पकड़ लेता है। ये तुम क्या कर रही हो रागिनी? तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों रोक रहे हो मुझे प्रफुल्ल? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम ना ही मेरा साथ दे रहे हो, ना ही मुझे मरने दे रहे हो। ठीक है रागिनी, अगर मुकुल की मौत ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है तो मैं तैयार हूँ। आखिरकार रागिनी की खूबसूरती और उसे पाने की चाह ने प्रफुल्ल को मजबूर कर दिया था। मुझे पता था प्रफुल्ल, तुम मेरा साथ दोगे। प्रफुल्ल रात भर बेचैन और उलझा रहा। वो खुद से ये सवाल कर रहा था कि ये ठीक नहीं है, मगर उसे अगले ही पल रागिनी का चेहरा याद आ जाता था। जैसे तैसे रात काट कर प्रफुल्ल खुद को पूरी तरह तैयार कर लेता है मुकुल को मारने के लिए। दोपहर होते ही प्रफुल्ल धीरे से दरवाजा खोलता है और आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो सीधा रागिनी के फ्लैट की ओर जाता है। डोर बेल बजाता है और मुकुल जैसे ही दरवाजा खोलता है प्रफुल्ल उसके गले पर चाकू से वार कर देता है। मुकुल दरवाजे पर ही गिर जाता है। प्रफुल्ल उसके ऊपर चढ़कर चाकू से उसका गला रेत देता है। प्रफुल्ल रागिनी को आवाज देता है मगर वो नहीं आती। प्रफुल्ल के हाथ कांपने लगते हैं, मगर प्लान के मुताबिक वो हिम्मत करके मुकुल की लाश को किचन तक ले जाता है और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है और प्रफुल्ल पीछे होकर गिर जाता है, क्योंकि फ्रिज में रागिनी की लाश थी जो सड़ चुकी थी। ये खौफनाक नजारा देखकर प्रफुल्ल की रूह कांप गई। उसका दिल हद से ज्यादा धड़कने लगा और प्रफुल्ल वहीं बेहोश होकर गिर गया।
जब प्रफुल्ल को होश आया तब वो पुलिस स्टेशन में था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि रागिनी की मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी। जब प्रफुल्ल को ये बात पता चली तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वो एक कोने में डरकर बैठा रहता था और कहता रहता था कि रागिनी। और कुछ दिन बाद प्रफुल्ल ने अपना ही गला दबाकर